प्रिय छात्रों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के संस्कृत विषय में छंद के ऊपर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है छंद। छंद की परिभाषा और इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले छंद का जो अर्थ होता है वो आह्लाद होता है। आह्लाद, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं खुश। खुश, खुश रहना। तो संस्कृत में छंद की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? वैसे अलग अलग हम इस छंद की परिभाषा के ऊपर टिप्पणी करेंगे। सबसे पहले तो छंद क्या होता है? पद्यों को लिखते समय जो एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है उसे छंद बोलते हैं। पद्यों को लिखते समय जो एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है, व्यवस्था रखनी पड़ती है, उसे छंद कहते हैं। ये हमारी सीधी सी परिभाषा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वर्ण या मात्राओं के विन्यास से, वर्ण या मात्राओं के विन्यास से, मात्राओं के विन्यास से जो हालात पैदा होता है, उसे छंद कहते हैं। ये हमारी दूसरी परिभाषा है। सर्वप्रथम परिभाषा हमने बताई कि पद्यों को लिखते समय जो एक निश्चित व्यवस्था रखनी पड़ती है उसे छंद कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमारी है वर्ण या मात्राओं के विन्यास से जो हालात पैदा होता है उसे हम छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। छंद का दूसरा नाम पिंगल। पिंगल भी है। अब पिंगल इसका दूसरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि छंद के जो प्रणेता वो पिंगल आचार्य मुनि है। छंद के जो प्रणेता है वो कौन है? वो पिंगल जी हैं, पिंगल मुनि जी हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम पिंगल माना जाता है। छंद के सबसे पहले छंदों के हम अंगों के ऊपर चर्चा करते हैं। भाई छंद के जो अंग है वो मुख्य रूप से 7 अंग माने गए हैं। छंद के अंग नंबर 1 पर चरण, पद, पाद। नंबर 2 पर होता है वर्ण, मात्रा। नंबर 3 पर संख्या,
करम। नंबर 4 पर गण। नंबर 5 गति। नंबर 6 यति। नंबर 7 तुक। ये हमारे छंद के 7 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर चरण, नंबर 2 पर वर्ण मात्रा, नंबर 3 पर संख्या क्रम, नंबर 4 पर गण, नंबर 5 पर गति, नंबर 6 पर यति, नंबर 7 पर तुक। ये हमारे छंद के 7 अंग हैं। अब इसमें जो पहला अंग है वो हमारा है चरण, पद और पाद। अब इसके ऊपर अब चर्चा करेंगे कि हमारे सबसे पहले हमने बताया भाई छंद का अर्थ क्या होता है। छंद का अर्थ हमने बताया भाई आह्लाद करना, खुश करना। अब हमारे ये छंदों के अंगों के ऊपर हम चर्चा करते हैं भाई छंद के अंग कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 मैंने आपको बताया कि पहला जो हमारा अंग है छंद के अंग, छंद के अंग। नंबर 1 पर चरण, चरण। अब चरण क्या होता है? छंद के चतुर्थांश भाग को हम चरण बोलते हैं। छंद के चतुर्थांश भाग को अंग कहते हैं, को चरण कहते हैं, को चरण कहते हैं। छंद के चतुर्थांश भाग को क्या बोलते हैं? हम चरण कहते हैं। देखिए चरण के कोई भी छंद है उसके अंदर हमेशा 4 चरण होते हैं। छंद के अंदर कितने होते हैं? 4 चरण माने गए हैं। प्रत्येक चरण में 4 चरण बताए गए हैं। कितने बताए गए चरण? 4। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कोई भी श्लोक हो, कोई भी छंद हो, उसके अंदर हमेशा 4 चरण होते हैं। लेकिन अक्सर देखिए देखने में कई बार आता है कि हमेशा कोई भी श्लोक है उसके अंदर 2 पंक्तियां होती हैं। तो 2 पंक्तियां होती हैं लेकिन उसके अंदर जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर आता है हमारा वर्ण मात्रा। वर्ण मात्रा, एक स्वर वाली ध्वनि को हम वर्ण बोलते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ण कहते हैं। एक स्वर वाली ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण नंबर 1 पर हर्षवर्ण, नंबर 2 दीर्घ। हर्षवर्ण कौन से होते हैं? हर्षवर्ण ए, ई, उ, री, इनको हर्षवर्ण माना जाता है। दीर्घ वर्ण कौन से होते हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए आई ओ औ अनुस्वार युक्त विसर्ग, इनको हमेशा दीर्घ वर्ण माना जाता है। कौन कौन से बताए? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ,
अनुस्वार युक्त, अनुस्वार युक्त। उसके बाद मात्रा, मात्रा किसे कहते हैं? वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को हम मात्रा कहते हैं। वर्ण मात्रा, वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को, उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक, हर्षो, हर्षो दीर्घ, दीर्घ, हर्षो दीर्घ। हर्षो स्वर की हमेशा एक मात्रा होती है। हर्षो स्वर की एक मात्रा होती है, एक मात्रा। दीर्घ स्वर की दो मात्रा होती हैं, दो मात्रा होती हैं। ये ध्यान रहे कि हम मात्रा के ऊपर चर्चा करें। यहां पे भाई मात्रा क्या होती है? वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को हम क्या बोलते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा, हर्षो स्वर की मात्रा एक होती है। हर्षो स्वर की मात्रा एक मात्रा। दीर्घ स्वर की दो मात्रा होती हैं। अक्सर ऐसा हमारे को समझना चाहिए। अब इसके बाद आता है अगला नंबर, ये दो था हमारा, नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आता है संख्या और क्रम। संख्या, क्रम। अब संख्या किसे कहते हैं? क्रम क्या होता है? संख्या वर्ण या मात्राओं की गणना को हम संख्या कहते हैं। वर्णों और मात्राओं की गणना को हम संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। देखिए संख्या क्या होती है? वर्णों और मात्राओं की संख्या को क्या कहते हैं? वर्णों और मात्राओं की गणना को हम संख्या कहते हैं। अब उसके बाद संख्या के अंदर आता है क्रम। अब क्रम क्या होता है? संख्या और क्रम। अब क्रम, तो अब हमारा संख्या के बाद आता है क्रम। क्रम क्या होता है? गुरु एवं लघु, गुरु एवं लघु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। गुरु एवं लघु के स्थान निर्धारण को क्या कहते हैं? क्रम कहते हैं। ये था हमारा नंबर 3 पर संख्या और क्रम। संख्या और क्रम, संख्या और क्रम के बारे में मैंने आपको विस्तार से इसके ऊपर टिप्पणी की कि जैसा वर्ण और मात्राओं की गणना को हम क्या कहते हैं? वर्ण और मात्राओं की गणना को हम संख्या कहते हैं। लघु और गुरु के निर्धारण काल को क्या कहते हैं? हम क्रम बोलते हैं। अब उसके बाद नंबर 4 आता है हमारा। नंबर 4 पर आता है हमारा गण। अब गण किसे कहते हैं? गण क्या होता है? लघु और गुरु के समूह को गण कहते हैं। लघु और गुरु के 3
कि गुरु लघु के इन तीनों के समूह को क्या बोलते हैं? गण कहते हैं। जैसे हमारे गण मुख्य रूप से गणों का सूत्र बताता हूं आपको पहले। भाई सूत्र क्या होता है? गणों का सूत्र है यह माता राज भान सलगा। यह माता राज भान सलगा, ये हमारा छंदों का मुख्य सूत्र है, जिसके ऊपर सभी छंद इर्द गिर्द घूमते हैं। अब यह माता राज भान सलगा, इससे हमारे 8 गण उत्पन्न होंगे। इस सूत्र के माध्यम से कितने गण उत्पन्न होंगे? 8। नंबर 1 पर क्या होता है? यह से हमारा होता है यगण, मैं से मगण, तै से तगण, रै से रगण, जैसे जगन, भै से बगन, नै से नगन, सै से सगन। तो ये हमारे इस सूत्र से कितने गणों की स्थापना हुई? 8। कौन कौन से? जैसे य से यगन, मैं से मगन, तै से तगन, रै से रगन, जै से जगन, भै से बगन, नै से नगन, सै से सगन। अब 2 ल और ग, ये हमारे से ल का मतलब क्या होता है? लघु। ल का मतलब लघु और ग का मतलब होता है गुरु। अब लघु का चिन्ह क्या होता है? लघु का चिन्ह आई होता है और गुरु का चिन्ह एस माना जाता है। ये इसके हमारे चिन्ह हैं। ल से क्या बना? लघु और ग से मतलब गुरु। लघु का चिन्ह आई और गुरु का चिन्ह एस। अब देखिए इस सूत्र से हमारे 8 गण उत्पन्न हुए। अब हमारे को मात्रा, अब इसकी मात्रा कैसे लगेगी वो मैंने आपको पहले ही बताया था। भाई हर्ष स्वर की 1 मात्रा होती है और दीर्घ स्वर की 2 मात्रा मानी जाती हैं। अब देखिए हमने पहले विस्तार से इसके ऊपर हम बता चुके हैं। भाई अब इसके ऊपर गणों की मात्रा लगाएंगे तो यह में क्या हमारा ए है, तो ए है तो हर्ष स्वर होगा, उसकी 1 मात्रा होगी। अब मैं में क्या है? आ है, तो आ होगा तो उसकी क्या मात्रा होगी? 2 मात्रा होती है। मात्रा और गुरु माना जाता है। क्या माना जाएगा? गुरु। हर्ष स्वर जो होगा उसको लघु माना जाएगा और दीर्घ स्वर जो होगा उसको क्या माना जाएगा? उसको गुरु माना जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं पहले एक बार, भाई कौन कौन से होते हैं? हर्ष स्वर, हर्ष मतलब लघु की मात्राएं किसके ऊपर लगेगी? लघु। लघु की मात्राएं जैसे ए, हर्ष ई, हर्ष उ और री, इनके ऊपर हमेशा लघु की मात्रा लगेगी। उसके ऊपर गुरु, गुरु कौन से होते हैं? गुरु किसको माना जाएगा? जैसे आ, हर्षव ई के बाद दीर्घ ई, आ दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वार युक्त वर्ण, विसर्ग युक्त वर्ण, हलंत से पूर्व का वर्ण, हलंत से पूर्व वर्ण को गुरु माना जाएगा। हर्ष पहले क्या होता है? मैंने हर्ष स्वर को हमेशा लघु बोलते हैं। लघु की हमेशा मात्राएं क्या होती है? लघु की के ऊपर उसका चिन्ह क्या लगेगा?
लघु का जो चिन्ह होता है वो आई होता है। जितने भी हमारे 800 वर्ण होते हैं उनके ऊपर लघु की मात्रा लगेगी। जो हमारे दीर्घ वर्ण माने गए हैं उनके ऊपर हमेशा गुरु का जो एस चिन्ह लगेगा। अभी हम इसको करेंगे। जैसे यह के ऊपर हमारा लघु का चिन्ह हो गया। अब माँ है, माँ में क्या आ है तो क्या मानेगा, अब गुरु मानेगा, गुरु का चिन्ह एस है। अब ता में क्या है, आ है, आ के ऊपर क्या लगेगा, गुरु का चिन्ह लगेगा। रा में क्या होगा, गुरु का चिन्ह होगा। अब जय में ए है तो हमारा इसके ऊपर क्या लगेगा, लघु। अब भा को क्या माना जाएगा, गुरु, क्योंकि आ है इसके अंदर। न में क्या ए है तो इसके ऊपर लघु का चिन्ह लगेगा। स में ए है, लघु का चिन्ह लगेगा। ल में ए है तो लघु का चिन्ह लगेगा। गा में आ है तो उसको क्या मानेगा, गुरु का चिन्ह लगेगा। ये इनकी मात्रा है। अब हमने इस सूत्र के ऊपर क्या की, मात्राओं के बारे में जानकारी की, मात्राओं के बारे में जानकारी की। अब हम तीन वर्णों के, मैंने आपको कहा था गण क्या होते हैं, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। क्या कहते हैं, गण कहते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि गण की परिभाषा क्या होती है। 3 वर्णों के समूह क्या कहते हैं, गण कहते हैं। हम इन सूत्र के जो इससे जो 8 गण उत्पन्न हुए हैं, इससे अब क्या करेंगे, हम 3 वर्णों का समूह बनाएंगे। जैसे हमारे पहले 3 वर्ण हो गए। अब इनके ऊपर क्या मात्रा लगी है, पहले लघु और 2 की गुरु, तो इसलिए यगन के चिन्ह क्या होंगे, 1 लघु और 2 गुरु, ये इसकी मात्रा होंगी। अब मगन की मात्रा क्या होगी, अब इसको यहां से हमेशा इसको कट कीजिए और एक आगे वर्ण को मिलाइए, 3 की समूह करते चलिए। तो मां की क्या होगी, तीनों गुरु के चिन्ह होंगे, तीनों क्या हुए, गुरु। अब यहां से चलिए आप ताराज में क्या होगा, 2 लघु 2 गुरु, ताराज में क्या होगा, 2 गुरु और 1 लघु की मात्रा होगी। उसके बाद राजभा, गुरु लघु और गुरु। उसके बाद जयभान, लघु गुरु और लघु। उसके बाद भानस में क्या होगा, गुरु और 2 लघु हो गए। उसके बाद नस्ल, तीनों में क्या हो गए, लघु। उसके बाद सलगा, 2 लघु और 1 गुरु। ये है इनकी मात्राएं। पहले हमने इस सूत्र से हमारे 8 गणों की स्थापना हुई। 8 गण कौन कौन से हैं, यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। उसके बाद हमने क्या किया, इनके ऊपर मात्रा लगाई। मात्राओं के बारे में जानकारी करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, पहले लघु और गुरु की मात्राओं के बारे में जानकारी करनी होगी। भाई लघु की मात्रा किस, लघु का चिन्ह किसके ऊपर लगेगा, गुरु का चिन्ह किसके ऊपर लगेगा। जैसे ए हर्ष ई हर्ष उ और री के ऊपर हमेशा लघु का चिन्ह लगेगा। आ दीर्घ ई दीर्घ उ री ए ऐ ओ औ अनुस्वार युक्त हलंत युक्त, हलंत से पूर्व वर्ण और अंतिम वर्ण को क्या माना जाएगा, गुरु का चिन्ह इसके ऊपर मानना पड़ेगा। अब हमने 3 वर्णों के समूह के 3 वर्णों के समूह करने के बाद हमारे ये क्या है, मात्राएं। तो ये हमेशा यदि हमारे को पूछे भाई यगन की क्या मात्रा होंगी, तो यगन के चिन्ह क्या होंगे, यगन का चिन्ह क्या हुआ, पहला लघु और 2 गुरु, ये यगन का चिन्ह हुआ। मगन का चिन्ह क्या हुआ, तीनों गुरु हुए। उसके बाद तगन का चिन्ह क्या हुआ, 2 गुरु और 1 लघु। रगड़ का चिन्ह क्या हुआ, पहला गुरु, उसके बाद लघु और फिर गुरु। भगन का चिन्ह क्या हुआ, पहला गुरु और 2 लघु। नगन का चिन्ह तीनों लघु हुए। सगन के चिन्ह क्या, 2 लघु और अंत में गुरु। ये हमारा है गण। तो गण के ऊपर हमने जानकारी ली कि गण किसे कहते हैं, 3 वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं, गण कहते हैं। उसके बाद चलता है हमारा नंबर 5 पर। नंबर 5 पर आता है हमारा गति। नंबर 5 पर क्या होता है, गति। गति, अब गति किसे कहते हैं, गति क्या होती है, ये आप भांति जानते हैं कि गति के बारे में, गति होती है भाई हम कोई भी श्लोक पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हुए जो प्रभाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। अब अगला अंग है हमारा गति। अब गति किसे कहते हैं, जब हम पढ़ते समय श्लोक के पढ़ने के प्रभाव को क्या कहते हैं, गति कहते हैं। श्लोक के पढ़ने के प्रभाव को, श्लोक है, श्लोक के पढ़ने के प्रभाव को, पढ़ने के
प्रभाव को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। श्लोक के पढ़ने के प्रभाव को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे हम श्लोक को पढ़ते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे हमने पढ़ा, जैसे नन्नमययुतेयं मालिनी भोगी लोगी, मालिनी भोगी लोगी, भोगी लोगी, नन्नमययुतेयं मालिनी भोगी लोगी। अब इसको हम क्या बोलते हैं? अब इस श्लोक को यदि हम पढ़ेंगे, ये हमारा मालिनी छंद का वैसे लक्षण है, यदि हम इसको पढ़ेंगे नन्नमययुतेयं मालिनी भोगी लोकी, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गति। अब उसके बाद आता है हमारा गति के बाद यति। यति क्या होती है? यति। अब श्लोक के पढ़ते समय जब हम रुक जाते हैं, किसी वर्ण की ध्वनि पर जब हम रुकते हैं, मतलब श्लोक को पढ़ते हुए हमारे को बीच में रुकना पड़ता है, तो उस रुकने को क्या बोलते हैं? उसको यति कहते हैं। जैसे मैंने आपको गति के अंदर बताया कि नन्नमययुतेयं मालिनी भोगी लोकी, यदि हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे तो अब इस उच्चारण करते समय हम जहां पर रुकेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको यति कहते हैं। जैसे अब इस श्लोक को मैं आपको उच्चारण के माध्यम से बता रहा हूं, नन्नमययुतेयं मालिनी भोगी लोकी। अब हम रुकने के बाद हमारी कहां पर आई? तेयम के ऊपर आई, और उसके बाद हम लोकी। अब इसको हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 पर यति होती है। मालिनी छंद का जो मैंने आपको लक्षण बताया, ये किसका छंद बताया मैंने? मालिनी छंद का लक्षण है। ये मालिनी छंद का लक्षण है। तो मालिनी छंद के अंदर हमेशा 15 वर्ण होते हैं, जिसमें 8 और 7 पर यति होती है। अब मैंने यति आपको बताया, अब यति कैसे होती है? जहां पर रुकने की आवाज होती है श्लोक के अंदर, उसको हम यति कहते हैं। मैंने आपको उच्चारण करके बताया। देखिए हमने कहां पर रुकूंगा प्रिय छात्रों, आपको ध्यान रखना है भाई, रुकने की आवाज हमारी कहां पर हुई है। मैं फिर दोबारा से आपको ये बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। नन्नमययुतेयं, देखिए हमारी रुकने आवाज कहां पर आई? तेयम के ऊपर। मालिनी भोगी लोकी, अब उसके बाद लास्ट में आवाज आई रुकने की। तो इसलिए इस छंद के अंदर 15 वर्ण हैं कुल। कितने वर्ण हैं? 15 वर्ण हैं। वर्णों को गिनते समय ध्यान रखना है, कभी भी हलंत वर्ण को आपने नहीं गिनना है। हमेशा हलंत वर्ण को छोड़ करके गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये कितने हो गए? 15 वर्ण हैं। तो ये जिस छंद के अंदर 15 वर्ण होंगे, 8 और 7 पर इसमें यति होगी, और जिसमें 2 नगन होंगे, 1 मगन होगा और 2 यगन होंगे, वह क्या कहलाता है? मालिनी छंद कहलाता है। ये हम इसको हिंदी में ऐसे बनाएंगे। तो आज का हमारा जो इतना ही कार्य प्रिय छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद सभी।